हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का रिवीजन टेस्ट का जो प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन लेकर के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, सामाजिक विज्ञान में एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि सोशल साइंस लिखने वाला विषय है, तो इसमें आपको लिखना बहुत सारा है। कम से कम सप्लीमेंट्री आपको 1 या 2 तो भरनी ही है। तो आप उत्तर छोटे ना लिखें, जितना अच्छा लिखें। हिंदी और सोशल साइंस में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जितना लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेसन। तो सबसे पहले आता है, आप देख लें, सोशल साइंस का ये प्रश्न पत्र है कक्षा 10वीं का। पूरा लिखा हुआ है प्रश्नों के बारे में कि प्रश्न 5 से 20 में ये विकल्प हैं, 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है वो सही विकल्प से होती है। तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं, भारत में 5 प्रकार की मिट्टियाँ। देखो, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा समझाते भी जाऊँगा क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी मदद हो जाएगी। तो भारत की जो मिट्टियाँ हैं, 5 प्रकार की मिट्टी होती है। तो उसमें एक पहला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों, गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। दूसरा, 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे लाल डलहौजी। ठीक है। इसके बाद भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो कितने अनुच्छेद हैं आप बताइए, आपको पता होना चाहिए कितने अनुच्छेद हैं। तो दिखा देता हूं मैं, 395, 395। फिर चौथा है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की थी। तो वो थी 1948 में। फिर मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु कौन सा बंदरगाह विकसित किया गया है। तो वो है नावा शेवा। क्या नाम है यार, नावा शेवा। खैर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला है पहला, तो एक वाक्य में उत्तर है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहते हैं। दूसरा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो इसकी डेट है 1 अप्रैल 1951। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो बच्चों 230। ठीक है। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तो भैया मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस है इसके तात्कालिक कारण। पांचवा, संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो दिए गए हैं। कुल मिलाकर आपको कितने अधिकार हैं बताओ। चलो 6 आ गया, बता ही दिए आपके सामने उत्तर। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप यदि अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। रिक्त स्थान पहला, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है, प्रथम स्थान पे सूती वस्त्र में। तो वो है महाराष्ट्र। फिर दूसरा है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम सब लोग यूज करते हैं, उसका नाम है इंटरनेट। आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम के लिए भी। संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान व्यवस्था है, जो संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। किसका है महत्वपूर्ण स्थान, वन सुरक्षा समितियों का। वही वन की देखभाल करती हैं, है ना, उनकी सुरक्षा वगैरह करती हैं। चौथा प्रश्न है, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जो जनता थी, अभी तो आम आदमी पार्टी है वहाँ पे, दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना सम्राट घोषित किया था। ठीक है। पांचवा है, स्व सहायता समूह में छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं लोगों की हेल्प के लिए। तो इसमें अधिकतम संख्या मिनिमम रहते हैं 10 और मैक्सिमम रहते हैं 20। तो यहाँ अधिकतम पूछा तो अधिकतम क्या होगी 20। बहुत विरल कंडीशन में 20 से ज़्यादा रखते, नहीं तो 20 से ज़्यादा संख्या नहीं होती। अब आई हमारी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा वीडियो नहीं मिला, आपका वीडियो नहीं मिल रहा है, शो नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आया। तो भैया बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो और यूट्यूब अपडेट करके रखें आप अपना, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। सही जोड़ी हैं। तो अमर्त्य सेन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने आर्थिक कल्याण पे जोर दिया। फिर चाय उगती है बेटा असम में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन का रोजगार मिलता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हो गए सही जोड़ी। ऐसे मत लगाना निशान, मगर आप लोग पूरा लिखना है। अब आपके आ गए लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला है, भौम जल के स्रोत और मृदा संरक्षण। तो हमने यहाँ पे आपके लिए भौम जल के स्रोत, भौम जल मतलब जो भूमि से जल मिलता है जमीन के अंदर से। तो कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, हमें कुएं से मिलता है, और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल मतलब बोरिंग, बोरिंग के माध्यम से भी हम पानी का यूज करते हैं। अगला प्रश्न था 1857 वाला, तो मैंने यहाँ पे जो 6वें का पहला वाला कर दिया, 7वें का अथवा किया है और 8वें का पहला वाला किया है। ठीक है। ये तीनों प्रश्न थे, इन तीनों प्रश्न के उत्तर मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। पहला है 1857 की क्रांति के प्रमुख
तात्कालिक कारण क्या थे इसमें और प्रमुख केंद्र कौन थे? तो दोनों तीनों प्रश्न है। और पांचवा है नेताओं के नाम। तो आपको जो उचित लगे वो लिख दो, ठीक है। तो नेताओं के नाम लिखते हैं ना, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बख्त खान, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह थे। ये क्या है? 1857 संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रश्न और था कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो जो आपका छठवां प्रश्न है बच्चों, वो उसमें मतलब ये दोनों प्रश्न आए हैं, तो मैंने ये दोनों प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। या तो आप प्रमुख केंद्रों के नाम लिख दो। प्रमुख केंद्र कौन थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और ग्वालियर। अधिकतर देखिए यूपी के एरियाज लिए गए हैं, ठीक है। तो यूपी जो रहा ज़्यादा सक्रिय था। उत्तर प्रदेश हमारा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी इनकी अपने 1857, क्योंकि कहाँ पे हुआ था ये विद्रोह 1857 का? आपको मालूम है, मेरठ की बैरकपुर छावनी में ना। तो ये रहा पूरा 1857 का संग्राम। ये प्रश्न चौथा है। ये तीनों प्रश्न जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी, इसलिए आप इनकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ये प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रश्न चौथा दिख रहा है ना, जो 1857 के संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। इसको तैयार कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। ये ऊपर सूत्र भी लिखा है। क्या लिखा है सूत्र? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अब जैसे राष्ट्रीय आय मान लो हमारी 120 रुपये है और कुल जनसंख्या है 200, तो 120 बटे 200 करेंगे तो हमसे उसे प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। उसके नीचे आप देखिए जो बन रहा है अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, मृदा संरक्षण से क्या उपाय है? मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण क्या है? मृदा को सुरक्षा प्रदान करना। तो हम भूमि को, जमीन को किस तरीके से उसको संरक्षण दे सकते हैं? तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे हम सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाकर, क्योंकि पहाड़ पे ढलान से मिट्टी गिरती जाती है उड़ के, इसलिए वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं। उदाहरण है, देखें आप, असम में चाय की खेती पहाड़ों पे की जाती है सीढ़ीदार खेत बना करके। दूसरा है खेतों में मेड़ बनाता है। लोग खेतों में मेड़ क्यों बनाते हैं? क्योंकि बरसात में पानी मिट्टी को बहाकर ना ले जाए। फिर तीसरा है बंजर भूमि में सघन वृक्षारोपण हो, फल मतलब हरियाली रहेगी तो वैसे ही मृदा का कटाव नहीं होगा। और पेड़ पौधों की बाढ़ बनाकर पवन द्वारा मृदा अपरदन रोकना। हवा भी उड़ा के ले जाती मिट्टी को, इसलिए पेड़ पौधे लगाएं अधिक से अधिक, ठीक है। अब अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ आ रहा है, अब ये मैंने आपके सामने कर दिया। मैं बात करूँगा प्रश्न क्रमांक 9वें की। रबी और खरीफ की फसलों में अंतर इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रबी और खरीफ की फसलों में प्रमुख अंतर क्या है? तो रबी और खरीफ की फसल क्या है बेटा? तो जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती हैं, यहाँ बाई लिखा है तो बोई कर लीजिएगा, बोई जाती। रबी की फसलें कहलाती। खरीफ की कब उगाई जाती हैं? ये वर्षा ऋतु के आरंभ में। उदाहरण जैसे गेहूँ, चना, सरसों, जौ, तंबाकू। इसका उदाहरण चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन। फिर रबी की फसल का तीसरा पॉइंट है, ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में तैयार हो जाती हैं। कब पक जाती हैं? गर्मी के स्टार्टिंग में ही। और खरीफ की फसल ये शरद ऋतु मतलब ठंड, अभी जो सीजन चल रहा है ना, इस सीजन में ये तैयार हो जाती हैं। इसके अंत तक रेडी हो जाएंगी, जो जनवरी फरवरी तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा 9वां प्रश्न हो गया, रबी खरीफ की फसलों में अंतर। हम प्रश्न 10वें की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न 10वां है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें है 1857 संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है आपको। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं इसको? 1857 संग्राम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा लिखा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के हर वर्ग ने भाग लिया। इसमें जाति धर्म की बाधाएं समाप्त हो गई थी। हिंदू मुसलमान पहले से अधिक अटूट बंधन में बंध गए थे। इस संग्राम ने भारत की भावी पीढ़ी को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1857 के संग्राम ने स्वतंत्रता की भावनाओं को बीजारोपण किया। इससे देश की सांस्कृतिक एकता को बल मिला। इस संग्राम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने भारतीयों को एकता, संगठन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुटता के महत्व से परिचय कराया। इसमें मतलब संग्राम में सब लोग इकट्ठे हो गए थे, हिंदू, मुस्लिम और अमीर, गरीब, सब लोग। मतलब जो लोग गुलाम थे, अमीर वर्ग के लोग भी गुलाम थे, कुछ राजाओं के यहाँ राजा लोग भी थे, अंग्रेजों के गुलाम। तो इस तरीके सब इकट्ठे हो गए थे। इस प्रकार लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और जन सहयोग की भावना के कारण 1857 ईस्वी की घटनाएं राष्ट्रीय स्वरूप मानी जाती हैं और उसे पहला संग्राम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा अब हमारा, जो है प्रश्न क्रमांक हमारा 11वां। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन से हैं? तो हमने इसका नीचे वाला किया आकार के आधार पर। ठीक है, तो आकार के आधार पर आप देख लें कौन कौन से उद्योग होते हैं। उद्योग मतलब होता है बिजनेस बेटा। ठीक है, तो बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं देखें, आप समझते जाएं, क्योंकि
तभी तो आप पेपर कर लोगे, मगर आपको पता होना चाहिए। तो आदमी इंसान कैसे, हम लोग कैसे टेस्ट टाइप का बिजनेस करते हैं। कोई छोटी सी दुकान लगा लेता है ठेलिया में, और कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाता है। कुछ लोग घर से व्यापार करते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु उद्योग, दूसरा होता है कुटीर उद्योग, तीसरा मध्यम और चौथा बृहत उद्योग। तो अब आपको यहाँ पे किन्हीं 2 का वर्णन करना था, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न था, छोटा सा, तो आप 2 बस कर दो, पर्याप्त। तो लघु उद्योग क्या है? छोटे उद्योग, वे उद्योग जिनमें पूंजी रुपए 2 से 5 करोड़ तक है। ठीक है, ऐसे उद्योग लघु उद्योग कहलाते। बाप रे, 2 से 5 करोड़ लघु उद्योग, गजब कर दिया यार। जैसे लाख उद्योग, लाख एक गोंद जैसा एक पदार्थ है, पेड़ों से मिलता है। फिर कुटीर उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, बिल्कुल ना के बराबर, जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं, ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, जो है आपका कौन सा भारत का संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, देख लें हम इसका कौन सा कर रहे हैं आपको। 12वें का दूसरा, ब्रिटिश शासन से शासकीय भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो भारतीय राजा थे, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत दुखी थे, वो असंतुष्ट थे। 1857 का जब बच्चा संग्राम हुआ था, तो राजाओं ने भी सपोर्ट किया था, मगर कुछ राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया था। किस कारण से? वो गद्दार नहीं थे, उन्होंने डर के कारण नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज बलशाली थे, ताकतवर थे, तो वो वैसे राजाओं पर भारी पड़ जाते। इस चक्कर में राजाओं ने सपोर्ट नहीं किया। तो पूरा लिखा है कि अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। वो क्या कर रहे थे? अपना राज्य फैला रहे थे, राजाओं की जमीन जबरदस्ती छुड़ा के उनके जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, और जो नहीं देता था उसको मार देते थे। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों की अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों में अपने अधीन कर लिया था। ये सब पूरा लिख देना आप। ठीक है, इसको आप जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक है अगला जो 13वां, कि भारत का संविधान लिखित विस्तृत क्यों है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो मैंने इसका पहला वाला किया है 13वें का। ठीक है, तो भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। इसमें क्यों है? क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। देखो नीचे लिखा है, पहला, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारत विविधताओं वाला देश है, अतः संविधान निर्माताओं ने हर प्रावधान को स्पष्ट रूप से लिख दिया ताकि कोई विवाद न हो। संघीय शासन अपनाने के कारण केंद्र एवं संघ की इकाइयों का स्पष्ट एवं लिखित विवरण आवश्यक है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया में मौलिक अधिकार व कर्तव्यों को स्पष्ट और लिखित विवरण दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये विस्तृत है। ठीक है बच्चों, पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न 14, इसमें मैं आपको मुद्रा के प्रमुख कार्य आपको करके बतला रहा हूँ। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य, तो कोई 2 कार्य लिख दीजिएगा आप। यहाँ 4 कार्य हैं, आपको जो भी 2 अच्छे लगे वो लिख दीजिएगा। देख लीजिए आप, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय का आधार, मूल्य का हस्तांतरण। तो कोई 2 पॉइंट उठा के आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा लिख दीजिएगा, छोटा सा है, पहला वाला भी अच्छा था, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो हैं आपके प्रमुख ये मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा से हमें क्या होता है? मुद्रा मतलब रुपए। रुपए के क्या काम होते हैं? वही हर चीज़ में काम आता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो वो है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। तो इसमें मैं नीचे वाला करा रहा हूँ, आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं। इसमें क्या है? प्रमुख बाधाएं क्या है? भारत में आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदियां, नहरें और झीलें हैं। भारत की प्रमुख नदियों की 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य है, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। देश की नहरों के 4300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौका वाहन के योग्य है, परंतु 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है, वन के लाभ और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो वनों से होने वाले लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे हैं, वो लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने यहाँ कृषि के बारे में लिखा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके संबंध में देखें आप कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषक समाज है। यहाँ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मूल आधार ही कृषि है, इसलिए कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कहा जाता है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य कृषि से आती है। 70% जनसंख्या की रोजी रोटी का आधार कृषि। देख लें आप, जो भी है आप लिख दीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, तो इसमें क्या बताना है आपको? भारत वाला जो है संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन। तो ये है 5 विशेषताएं, कौन सा है? पहला
पहला है, ये पॉइंट बना के लिखिएगा, ब्लैक पेन से ये पॉइंट डाल दीजिएगा, जैसे कैसा लिखित एवं विशाल संविधान, फिर उसके अंदर लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है कठोर एवं लचीले का सम्मिश्रण, फिर उसके अंदर लिख दीजिएगा सही संपूर्ण प्रभुत्व, जो भी है आपके सामने है, आप पूरे पॉइंट लिख दीजिएगा, उत्तर लिख दीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न जो आया है, प्रश्न हमारा 18वें का, अथवा हरित क्रांति इम्पॉर्टेंट है। हरित क्रांति क्या है, इसमें हरित क्रांति का आशय, बेटा जब युद्ध हुआ था भारत में और पाकिस्तान में, हमारे आज़ादी की संग्राम प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद देश में भुखमरी की समस्या आ गई थी, किसान कंगाल हो गए थे। तब उस समय हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों को कम रेट पे अच्छे बीज और खाद उपलब्ध कराई थी। तो वो जो पूरी क्रांति हुई थी तो उससे फसलें बहुत अच्छी बनी थी, तो उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसका ही डिस्क्रिप्शन उत्तर है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा आए प्रश्न क्रमांक 19वें के बारे में। तो 19वें का हम यहाँ पे आपके सामने प्रश्न 2 हैं, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है और परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक कैसे हैं। तो इसमें मैं आपको करके बता रहा हूँ पहला वाला। ठीक है, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम क्यों है, क्योंकि DD1 सबके यहाँ आता है। आज दूरदर्शन संचार का सबसे सरल, सशक्त एवं सर्वसुलभ माध्यम, देश की 87% जनसंख्या तक इसकी पहुँच है। भारत में सेवा का नियमित प्रसारण, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको तैयार कर लें। बच्चों, वीडियो पसंद आए, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। अब हम पहुँचते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, 1857 के संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण। तो ये देखिए, पूरे 6 के 6 कारण लिखने हैं। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको ये 5 नंबर देके जाने वाला है। तो ये पूरे जो पॉइंट हैं, इन सारे पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से लिखना है और अंडरलाइन अच्छे से करें, आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, जितना अच्छा लिखेंगे। सोशल साइंस और हिंदी 2 ऐसे विषय हैं बच्चों जिनमें आपकी लिखावट पे और आपके लिखने की स्टाइल, मतलब कि आप कितना ज़्यादा लिख पा रहे हो, उस पर नंबर मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही मिलते हैं बहुत जल्द। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।